स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जिन्वूस अकेले बचे हुए डीमन नाइट से फाइट कर रहा होता है और हम लोग होते हैं जिन्वूस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उस डीमन नाइट को खत्म करने वाला होता है। तभी वो डीमन नाइट सरेंडर कर देता है और उसकी आवाज़ से जिन्वू को पता चलता है कि ये एक लड़की है। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही संग जिन्वू उसका मास्क उतारता है वो लड़की उससे माफ़ी मांगने लगती है और वो बोलते हैं प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। तो जिन्वू बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारी आर्मी पर पहले अटैक किया और अब मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ? मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सारे कंपेनियंस को खत्म कर दिया, तुम अकेली बचकर करोगे भी क्या? तो वो लड़की बोलते हैं इन लोगों का तो काम ही था मेरे लिए शहीद होने का, क्योंकि मैं इनकी लॉर्ड हूँ। अगर मैं जिंदा बच गई तो ये लोग मरकर भी खुश होंगे, आप चिंता मत करो प्लीज, आप सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ दो। तो जिन्हों अपने मन में सोचने लगता है कितनी ज्यादा सेल्फिश लड़की है और वो उसको जिंदा छोड़ के वहां से जाने लगता है। तभी हम लोग होते हैं वो लड़की मौका देखकर संग जिन्हों की पीठ में चाकू भोंकने के लिए जाने लगती है। तभी टस्क वहां पे आ जाता है, वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके जिन्हों को बचा लेता है। तो जिन्हों बोलता है अच्छा मैंने तुम्हारी जान बख्शी और अब तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तो वो लड़की अपने घुटनों पर गिर जाती है और बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरी जान बख्श दो, मैं यहाँ की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तो जिन्होंने बोलता है कि अच्छा अगर तुम मुझे 81 फ्लोर पे जाने वाले एंट्री परमिट दिला दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है बस वो तो हमारे फैमिली के पास है, उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें वो दिला सकती हूँ अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो। और सिर्फ ऊपर जाने वाले फ्लोर का नहीं, मैं तुम्हें ऊपर वाले सारे फ्लोर का एंट्री परमिट दिला सकती हूँ क्योंकि मुझे सबकी लोकेशन पता है। तो जिन्हों उसको डराते हुए बोलता है क्या तुम पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो लड़की बोलती है हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो जिन्हों बोलता है ठीक है, जब तक तुम मुझे एंट्री परमिट दिला सकती हो तब तक मैं तुम्हारी जान बख्श के रखूंगा, चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को वो आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे वो जेजू आइलैंड वाली आंट आई होती है और हम लोग होते हैं उस अकेली आंट ने सारे आइलैंड को तबाह कर दिया होता है, वो सारे सिविलियंस को मार मार कर खा रही होती है और हम लोग होते हैं हर तरफ सारे सिविलियंस डरे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन्हों पहली बार किसी बोलने वाले डीमन से मिला था तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन? तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एसिल है, मैं यहाँ की रादीरू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, हम लोग इस फ्लोर के ओनर हैं। तो जिन्हों उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में भी इंसानों को मारने की आवाज़ गूंजती रहती है? तो एसिल बोलते हैं नहीं, इंसानों को मारने की आवाज़ तो नहीं, लेकिन एक ऐसी आवाज़ तो हमारे दिमाग में गूंजती है, हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को इस फ्लोर को प्रोटेक्ट करना है। तो जिन्हों बोलते हैं ये आवाज़ तुम्हारे दिमाग में कब से आ रही है? तो एसिल बोलते हैं जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जिन्हों बोलता है मतलब तुम लोग पहले कहीं और रहते थे? तो एसिल बोलती है हाँ, जब से हमारी आंख यहाँ पे खुली है उससे पहले हम लोग डीमन रेलम के अंदर रहा करते थे। तो जिन्हों बोलता है ये डीमन रेलम जगह कौन सी है और तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो एसिल बताने लगते हैं कि हम लोग वहाँ पे एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जैसे ही एसिल वॉर का नाम लेती है वैसे उसकी आवाज़ ग्लिच करने लगती है, यानी कि सिस्टम उसको ये बताने से रोक रहा होता है। तो एसिल बोलती है हम लोग वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी को हराने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिस्टम उसको बेहोश कर देता है और जिन्हों समझ जाता है कि अब वो ईसल से और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चीफ वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है हंटर एसोसिएशन को, वो बताता है कि जो आंट जेजू आइलैंड से आई थी वो मारी गई है, लेकिन उसको मारने के लिए 108 हंटर्स की एक टीम बनाई गई थी। उस अकेली आंट ने 6 हंटर को और 294 सिविलियंस को खत्म कर दिया जब तक वहां पे एक ए रैंक हंटर नहीं पहुंचा। आखिरकार उस एक ए रैंक हंटर ने इस आंट को हराया था। तो चेयरमैन गो बोलता मतलब ये आंट 120 किलोमीटर दूर उड़कर आई थी जेजू आइलैंड से हमारे देश में, यानी कि ये जापान पे भी अटैक कर सकते हैं जेजू आइलैंड से। तो तुम एक काम करो, जापान को कांटेक्ट करो और उनको बताओ कि हम लोगों को उनके साथ एक कॉम्बैट टीम बनानी है और हम लोगों को इमीडिएटली जेजू आइलैंड के ऊपर रेड मिशन भेजना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही एसिल को होश आता है वो संग जिन्वो को अपने साथ राधेरू फैमिली के कासल में ले आती है और हम लोग होते हैं एसिल का बाप संग जिन्वो को देखते ही एसिल पे चिल्लाने लगता है और वो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक इंसान को अपने साथ लेकर आई हो और इस इंसान की शैडो के अंदर सैकड़ों सोल्जर्स की आर्मी है कि हम लोगों पर अटैक करने के लिए आया है। तो संग जिन्वो बोलता आप चिंता मत कीजिए, मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि जब तक वो मुझे एंट्री का परमिट दिला दे दी तब तक मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो एसिल का बाप समझ जाता है कि हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते और वो चुपचाप संग जिन्वो को एंट्री परमिट दे देता है। उसके बाद वो बोलता अब तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ, हमने तुम्हें वो दे दिया जो तुम्हें चाहिए था। तो संग जिन्वो एसिल के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता नहीं, अभी मैं एसिल को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं उसको वापस लौटा दूंगा। और वो हाथ समझ जाता है कि उसने शायद कंधे पे हाथ गलत रख दिया, तो वो कंधे से हाथ हटाकर बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं एसिल को सिर्फ एज अ गाइड अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उसको ऊपर वाले सारे रास्ते पता है एंट्री परमिट के। तो एसिल का बाप बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को वापस सेफली लाना होगा। उसके बाद हम लोग देते हैं संग जिन्वो एसिल की मदद से 90th फ्लोर तक पहुंच जाता है और अपने रास्ते में आने वाले वो सारे डीमन कासल्स को खत्म कर देता है और उसके सारे डीमन नोबल्स को भी हराकर उनसे एंट्री परमिट ले लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी सारी जो शैडो आर्मी होती है वो भी धीरे धीरे लेवल अप कर रही होती है इतनी सारी फाइटिंग का कारण। तो ईसल अपने सारे गिफ्ट्स को देखकर बोलते हैं कि मैं इतने सारे गिफ्ट लेकर आई थी ताकि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर के डीमन नोबल से बातचीत करके उनसे एंट्री परमिट ले सके, लेकिन तुमने अब तक के सारे डीमन नोबल्स को खत्म कर दिया। तो संगीनो बोलता है तुम चिंता मत करो, इनको अपने साथ वापस ले जाना। तो ईसल बोलते हैं नहीं नहीं, अभी 90th फ्लोर के ऊपर के जो डीमन नोबल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को उनसे बातचीत करके सुलझाना होगा। जिन्वो एसिल से बोलता है तुम शायद इस वर्ल्ड को ढंग से जानती नहीं हो, कोई भी अपने से कमजोर से बातचीत नहीं करता, क्या तुम लोग मुझसे बातचीत करते अगर मैं तुमसे कमजोर होता? तो तुम लोग मुझसे डरते थे इसलिए तुम लोगों ने मुझे परमिट दे दिया, चिंता मत करो मैं सारे डीमन नोबल्स को खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी रेडिस फैमिली सबसे टॉप पे आ जाएगी डीमन नोबल्स के अंदर। तो एसिल बोलते हमारी फैमिली का नाम रेडिस नहीं है बल्कि रादीरू है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सिर्फ मेरी फैमिली को क्यों छोड़ रहे हो जबकि तुम सारे डीमन नोब्स को खत्म कर रहे हो? तो जिन्हों बोलता है सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जैसे ही एसिल ये सुनते उसके गालों पर ब्लश आता है और बोलते क्या? लेकिन हम लोग देखते जिन्हों उसको अलग तरीके से बोलना चाहता था। जिन्हों ये बोलना चाहता था कि जैसे वो जिन्हों को पसंद करता है वैसे ही वो एसिल को ही पसंद करता है क्योंकि वो अच्छी लड़की है, लेकिन हम दो एसिल इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल देती है। तो जिन्हों उससे बोलता अब तुम वापस चले जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफली वापस पहुंचा दूंगा और
ऊपर वाले फ्लोर के जो डीमन नोबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो एसिल बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक रहूँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या अचीव कर सकते हो। तो जिन्नू बोलता है ठीक, अब तुम्हें समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम वैसे ही मेरी बात मानोगे नहीं। तो जिन्नू उसको अपने साथ ले जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऊपर के फ्लोर के जितने भी डीमन्स होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं नीचे के फ्लोर से, लेकिन फिर भी संग जिन्नू अपनी शैडो आर्मी की मदद से उन लोगों को खत्म कर रहा होता है और इस चक्कर में उसकी शैडो आर्मी भी धीरे धीरे पावरफुल होने लगती है। और हम लोग देखते हैं संग जिन्नू एसल की मदद से धीरे धीरे 97 तक फ्लोर तक पहुंच जाता है और अब सिर्फ उसको 3 फ्लोर और ऊपर चढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर जोंग इन हंटर चा को बुलाता है और वो बताता है कि हम लोगों को हंटर एसोसिएशन ने अप्रोच किया बाकी सारे ऐसे हंटर्स के साथ में कि हम लोगों को जेजू आइलैंड की रेड पे जाना होगा, हम लोगों को वहाँ पे जापान की एक असॉल्ट टीम के साथ टीम अप करना होगा और हम लोगों को जेजू आइलैंड के उस एस रैंक गेट को बंद करना होगा। फर्क नहीं पड़ता कि उस एस रैंक गेट को कौन बंद करे, लेकिन हम लोगों को मिलकर कोशिश करनी होगी। तो हंटर चा बोलते हैं मैं तैयार हूँ, हम लोगों को कब जाना होगा, हम लोगों को कब एक्शन लेना है जेजू आइलैंड की रेड के लिए। तो जोंगिन उसको बताता है कि दरअसल जापान की एक फेमस गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ पे आने वाला है, उसके साथ मिलकर तारीख तय होगी, उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन ले पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन वो एसिल के साथ मिलकर 100 फ्लोर पर पहुंच जाता है और 100 फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा होता है लॉर्ड ऑफ द डीमन मोराक बैरन। और हम लोग होते हैं बैरन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी ऑरा इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एसिल उसको देखकर कांपने लग जाती है, एसिल की रूह कांप रही होती है। और हम लोग होते हैं संग जिन वो देखता है कि बैरन की जो सवारी है वो नॉन डीमन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बैरन उसके साथ हवा में उड़ रहा है। तो संग जिन वो समझ जाता है कि उसको हराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसकी सवारी की शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं बैरन अपनी आर्मी को बुला लेता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक आर्मी होती है और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए संग जिन भी अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं उन दोनों आर्मीज के बीच में फाइट होने लग जाती है और एसिल सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। एसिल सोच रही होती है क्या संग जिन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है बैरन से फाइट करने के लिए, लेकिन उसके सामने जो वो कोई छोटा मोटा डीमन नहीं बल्कि डीमन मोनार्क बैरन है और संग जिन वो एक छोटा सा इन्वेडर है जो कि हमारे इलाके में घुसा है। मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए, क्या मुझे संग जिन का साथ देना चाहिए या फिर मुझे बैरन का साथ देना चाहिए जिसके लिए हम लोग इतने सालों से लॉयल थे। तभी हम लोग देखते हैं बैरन अपने मुंह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक करते हैं उन सब लोगों के ऊपर, जिससे संग जिन की पूरी शैडो आर्मी खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं संग जिन एसिल को सुरक्षित बचा लेता है। तो एसिल समझ जाते हैं कि उसको किसकी साइड लेनी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संग जिन समझ जाते हैं कि मुझे अपनी शैडो आर्मी को बचाना होगा वरना मेरी माना जो वो खत्म हो जाएगी। तो संग जिन स्टेल्थ का इस्तेमाल करके बैरन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बैरन उसके अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो संग जिन के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक कर रहा था, तो संग जिन उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। तभी टस्क बीच में आ जाता है और अपने फायर मैजिक से बैरन के ऊपर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं संग जिन इस मौके का फायदा उठाकर डैगर का इस्तेमाल करके बैरन की सवारी की गर्दन उड़ा देता है, जिसके बाद बैरन अपनी सवारी के साथ नीचे गिर जाता है। उसके बाद संग जिन अपना डैगर बैरन की तरफ करके बोलता मैं काफी देर से ऊपर देख रहा था तुम्हारी तरफ, जिसकी वजह से मेरी गर्दन दर्द करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जापान की गिल्ड ड्रोसवॉर्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर वहाँ पे आ जाता है अपनी ट्रांसलेटर हानेकावा के साथ। तो हानेकावा बताते हैं कि ये हमारे गिल्ड मास्टर हैं गोटोरयू जी, हमारी गिल्ड के अंदर जापान के सबसे ज़्यादा एस रैंक हंटर हैं, हमारे पास 11 एस रैंक हंटर हैं, हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं आपके साथ एक टीम फॉर्म करने के लिए। लेकिन हम लोग सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया साथ में जॉइंट असॉल्ट टीम बनाने के लिए। तो चेयरमैन गो बोलते हैं कि नहीं हम लोग रिक्वेस्ट किया था आपसे पहले, तो हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं आप लोगों को। तो हानेकावा बोलते हैं कि आपने जो हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट की थी जेजू आइलैंड के बारे में, उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया और हम लोगों ने पता लगाया कि ये जो आंट्स हैं इनकी लाइफ 1 साल की होती है। अगर हम लोग इनकी क्वीन बी को मार देते हैं तो उसके बाद ये जो आंट्स हैं ये सिर्फ 1 साल तक जिंदा रहेंगे, तो हम लोगों को उनको मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली और वैसे ही वो अपने आप मर जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पता लगाई वो ये थी कि ये सारी जो आंट्स हैं वो अपने से ज़्यादा मैजिक पावर वाले एनिमी की तरफ आकर्षित होती हैं। तो हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे जब हम लोग जेजू आइलैंड के ऊपर रेड करने वाले हैं। तो हम लोगों के पास 11 एस रैंक हंटर्स हैं, तो हम लोग उसमें से 10 इस्तेमाल करने वाले इस रेड के अंदर। तो हंटर गो चौंक जाते हैं कि 10 एस रैंक हंटर इस्तेमाल करने वाले आप लोग। तभी गोटोरयू जी बोलते हैं हम लोग उन सारी आंट्स को अपनी तरफ खींचेंगे और आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, आप लोगों को उनकी क्वीन आंट को खत्म करना होगा। तो चीफ वो बोलते हैं लेकिन आप लोग इतनी सारी आंट से फाइट कैसे करोगे। तो गोटोरयू जी बोलता है आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग सिर्फ बेट का काम करने वाले हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चेयरमैन गो बोलता है कि ठीक है जैसा आपने प्लान किया हम लोग उसी तरीके से रेड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनों की शैडो आर्मी जो होती है वो बैरन की आर्मी के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन बैरन की आर्मी उनके ऊपर भारी पड़ रही होती है और धीरे धीरे संग जिनों की जो माना होती है वो कम पड़ रही होती है। तो हम लोग संग जिनों समझ जाते हैं कि उसको बैरन के ऊपर अटैक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बैरन एग्रिस और आर्यन के साथ फाइट कर रहा होता है, तो इसी चीज़ का फायदा उठाकर संग जिनों दोबारा बैरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बैरन फिर से संग जिनों के अटैक से बच जाता है। तो हम लोग होते हैं फाइनली संग जिनों की सारे माना खत्म हो जाती है, उसकी सारी आर्मी खत्म हो जाती है। अब संग जिनों समझ जाता है कि उसको अकेले ही बैरन के साथ फाइट करनी होगी। तो हम लोग होते हैं उसकी और बैरन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो फाइट धीरे धीरे इंटेंस होती चली जाती है। उसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनों के डेगर हवा में उछल जाते हैं, तो बैरन अपनी दोनों तलवारों से संग जिनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। संग जिनों उसके दोनों हाथ तो पकड़ लेता है, लेकिन बैरन अपने मुंह से इलेक्ट्रिक स्टाइल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग होते हैं संग जिनों अपने रूलर हैंड का इस्तेमाल करके बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। उसके बाद वो जोर से बैरन के मुंह पर पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक अटैक होता है वो बैरन के मुंह को ही उड़ा देता है। तो हम लोग देखते हैं बैरन फाइनली हार जाता है। संग जिनों को क्वेस्ट को पूरा हो जाती है जिसके अंदर उसको डीमन कासल की सोल को इकट्ठा करना था। तो संग जिनों एसेल से बोलता है कि अब तुम्हारी रेडिस फैमिली सबसे टॉप पे पहुंच चुकी है। तो एसेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलती है हमारी फैमिली का नाम रेडिस नहीं बल्कि राधिरू है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।